आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 12th फिजिक्स के अंतर्गत लाइट, और लाइट के अंतर्गत भी हम आज देखने जा रहे हैं दर्पण का डिटेल। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है दर्पण, और दर्पण के बारे में सारे कंसेप्ट। लेकिन यह ध्यान रखना है कि उन सारे कंसेप्ट में जो गोलीय दर्पण होगा उसके लिए जितने पॉइंट आएंगे वो कंपटीशन एग्जामिनेशन में बहुत काम के। तो सबसे पहले मैं यहां पर गोलीय दर्पण की ही चर्चा कर रहा हूं। हालांकि दर्पण क्या है ये हमारे लास्ट लेक्चर में हुआ था। दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने पर आपतित होने वाले संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन कर देती है। ठीक है, ये मान लें तो इसमें क्या होता है, सामान्य कांच की एक प्लेट ले लें जो ट्रांसपेरेंट हो, मतलब आर पार आपको दिखता हो, तो उसके किसी एक साइड में कोई कलर लगा दें हम, और ब्लैक सबसे बेस्ट होता है, कोई डार्क कलर हम लगा दें तो उसका जो दूसरा सतह है ऑलरेडी चमकदार हो जाता है। जैसे आईना सबने देखे, तो उसका जो पृष्ठ होता है सामने, ये कौन सा पृष्ठ कहलाता है? ये कहलाता है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। और यहां लंबवत ये जो होगा वो कहलाता है अभिलंब। यहां से मान लो कोई प्रकाश किरण आपतित हुई आई, तो ये परावर्तित हो जाएगी उसी दिशा में आर, और आई बराबर आर, ये नियम होता है परावर्तन का। ठीक, इसमें मेन पॉइंट ये देखना है अपने को कि आई और आर एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो वस्तु जब भी यहां सामने होगी तो सीधे आपतित होगी और सीधे ही, तो हम जब अपना प्रतिबिंब देखते हैं सजने संवरने के लिए आईने के सामने, तो हम आईने के बीचों बीच में खड़े होते हैं, जैसे तिरछे में जनरली खड़े नहीं होते हम, ताकि हम क्या हो, अभिलंब के ऊपर हैं एक प्रकार से। तो आई जीरो आर जीरो, जिस दिशा में आपतन है उसी दिशा में विपरीत दिशा में परावर्तन। तो ये तो सामान्य बात थी, लेकिन दर्पण का पृष्ठ क्या हमेशा समतल होगा? लेकिन ये कौन सा है, समतल है, मतलब ये जो दर्पण है वो है समतलीय दर्पण है, ये समतलीय। ठीक है, अब समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों के अपने कुछ गुण होते हैं। तो पहला गुण तो यही है कि आई बराबर क्या होता है, आर होता है। दूसरी बात यह है, इसमें खास बात, आप यदि आपतन कोण को चेंज करोगे तो परावर्तन कोण भी अपने आप क्या हो जाएगा, जितना उसको चेंज करोगे उतना। इसका मतलब कि आई समानुपाती आर समानुपाती क्या हो जाएगा, बोलो आई। ठीक, आई बड़ा तो आर बड़ा, आई छोटा तो आर छोटा। लेकिन यहां कंडीशन क्या है, बात को समझो। दर्पण स्थिर था, ये आपतित प्रकाश आ रहा था और ये परावर्तित। आपतित प्रकाश का जो कोण है यानी आपतन कोण, उसको आप चेंज करते थे, जितना उसको चेंज किए उतना चेंज कौन होगा, बढ़ाने पे बढ़ेगा घटाने पे। लेकिन मान लो वहां से कोई प्रकाश किरण आपतित हुई है और ये परावर्तित हुई है, मान लो ये 30 अंश है, आपतन कोण कितना है 30, तो परावर्तन भी। अब मैं किरणों को कुछ नहीं कर रहा हूं, इस दर्पण को थोड़ा सा घुमा दूं, दर्पण को अपने अक्ष पे थोड़ा सा, तो दर्पण को यदि आप थीटा कोण से घुमाते हो तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूमती है। ध्यान रखना है यहां पे, दर्पण को थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूमती है। कई बार समतल दर्पण का ये सामान्य सा नियम हमें नहीं पता होता है, हम कंपेयर करते हैं आपतन और परावर्तन से। तो कई बार होता है कि दर्पण को यदि अपने, मान लो आपसे क्या कहा, एक दर्पण में आपतन कोण 35 अंश है, आपतन कोण 35 अंश है, और दर्पण को यदि अपने अक्ष पर 5 अंश से घुमा दिया जाए तो बताइए परावर्तित किरण कितने कोण से घूमेगी? तो घूमेगी बोला तो इसका जस्ट अपोजिट यानी 10, तो ये मिला के कितना हो जाएगा, वो 45। ठीक, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आपतन कोण 35 है, 5 से करना है तो 35 और 5 40, तो बोले परावर्तन भी। लेकिन यहां शब्दों को पकड़ना है कि आपने दर्पण को घुमाया है, और दर्पण को घुमाने पे
दर्पण को आपने चूंकि 5 से घुमाया है तो वो घूमेगा एक्चुअली कितने से, तो फिर 35 और 10 परावर्तन का टोटल मान 45। लेकिन ये 25 भी हो सकता था। क्यों भाई, अभिलंब से मैंने अगर ऐसे घुमाया है, अभिलंब से अगर ऐसे घुमाया तो बढ़ गया, ऐसे घुमाया तो यानी इधर 10 या इधर 10 बढ़ भी सकता है और फाइनली दुगने का अंतर आएगा। तो दुगने का अंतर आएगा तो ये किसके बीच में हो गया ये। अच्छा, कई बार क्वेश्चन उसने पूछ लिया यदि आपतन कोण कितना है 40 और अगर 4 अंश से दर्पण को घुमाया जाता है तो बताइए कि परावर्तन कोण की रेंज क्या होगी, यानी परावर्तन कोण की परिसर, इंग्लिश में रेंज और हिंदी में परिसर क्या होगा। तो परिसर इसको बोलते कि यहां से यहां तक हो सकता है। तो अब ये 4 दूनी कितना हो गया, तो इसमें क्या करना है आपको प्लस माइनस 8। अगर आपने प्लस 8 कर लिए ये हो गया तो क्या आ गया, 32 से कितना आ गया, ये 48 आ गया, 32 से 48 आ गया ये। तो इसको हम कहते हैं क्या, परिसर, यानी इसी को इंग्लिश में रेंज कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्या होता है कंपटीशन एग्जामिनेशन में, यही होता है कि हम वहां तक पहुंचते ही नहीं है। हमारा जो कंसेप्ट होता है माइंड के अंदर में पहुंचते नहीं हो, आप आपतन परावर्तन का नियम उतना सा जानते हो और इसको नहीं जानने की वजह से आप ऐसी गलतियां करते हो। और परिसर पूछ लिया तो दिमाग ही फिर जाता है कि काय का परिसर होता क्या है। अब समझ आई बात। तो ये परिसर है और ये फिजिक्स का सही मजा। नोट कर लें। अब जैसे कि आपतन कोण परावर्तन कोण से समानुपाती हुआ, अगर दर्पण को हमने थीटा कोण से घुमाया तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम गई। तीसरी बात, मान लो ये दर्पण है, यहां पर यदि आप मान लें u दूरी पर है और इसके पीछे प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि u और v हमेशा बराबर है, यानी दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर होगा प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर उसके पीछे बनेगा। और कैसा बनता है ये, फोर्थ पॉइंट, ये कैसा होता है, ये आभासी होता है। ठीक है, यानी दर्पण वस्तु और प्रतिबिंब के लिए काय का काम करता है, मध्य बिंदु का काम करता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट। अब देखना यह है कि अपने पास में 2 दर्पण, देखो यहां से क्वेश्चन बनता है ना, जैसे वो परिसर से बनता था वैसे यहां से आपके पास 2 दर्पण है, ये और ये। अब ये दर्पण को एक किनारा ऐसे चिपका के रख दें अपन, या ऐसे कहीं और भी रख दे ऐसा, लेकिन कल्पना करो कि उसको जब पीछे बढ़ाऊंगा तो एंगल बनेगा उनमें। तो ये दर्पण ये भले यहां नहीं दिख रहा, लेकिन ये इसको पीछे अगर बढ़ाता और इसकी रेखा को पीछे तो एंगल बनेगा ना। एक तरीका, ये चिपका के ऐसे रखे, ऐसा है, पास में हो सकता है, दूर हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, तो इनके बीच में क्या बना, ये एंगल बना। तो मान के चलें कि ये एक दर्पण है और ये एक दर्पण है और इनके बीच में क्या बना, ये, और यहां पर कोई एक वस्तु है, तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि 2 दर्पण एक दूसरे से 30 अंश से झुकाव पर है और एक वस्तु यदि उनके बीच रखी हुई है तो बताइए इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका होता है प्रतिबिंब की संख्या, कितने बनने वाले हैं, प्रतिबिंब की, तो आप क्या करोगे 360 में थीटा का भाग दे देना। ठीक, और अगर ये संख्या आपकी मान लो कट कुटा के संख्या क्या आ गई, तो उसमें से एक क्या करना फिर, वो होगी प्रतिबिंब की, हम अगर सूत्र कहना चाहें तो 360 बट्टे थीटा माइनस 1, ये प्रतिबिंब की संख्या होगी। कोई कंफ्यूजन, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मालूम नहीं होने की वजह से हम एग्जामिनेशन में छोड़ के आएंगे तो बनता नहीं है। अब अगर यहां पे मान लो कि थीटा कितना रखा उसने, मौखिक ही कर लो ना, 360 में 60 का भाग दो 6 आया, सम संख्या है, एक कम कर दो, कितने प्रतिबिंब हो गए, 5 हो गए। वैसा आया तो वही आंसर हो गया। लेकिन उसमें भी एक बात है,
देखो विषम आया, अगर सम आ गया तो ठीक है, कहानी हो गई। लेकिन मान लो क्या आया, विषम। कौन विषम आया? 360/थीटा क्या आ गया? तो दो बात कर लेते हैं, दो बात, कि वो वस्तु को इन दोनों दर्पण के ऐसे बीच में रखे हो या इधर उधर कहीं रखे हो? बीच में रखे हो, या फिर अगर बीचों बीच में रखे हो ना, तो बस जो आया वही आंसर। कब? जब कहां पे रखा हो? हाँ, यानी अर्धक पर, ठीक, तो यही आंसर हो गया। लेकिन वो बीच में नहीं होके थोड़ा उधर या इधर कहीं है, तो फिर इसमें भी एक कम करना पड़ेगा, ठीक, अर्धक पर ना हो, अर्धक पर ना हो, यानी कि ये हो असममित, तब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? -1 करना, ठीक है। अब 3 बात दिमाग में रख लें। उसने जो कहा है प्रतिबिंब की संख्या, तो थीटा का मान 360 में भाग देना है। अगर सम आया तो एक घटाना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, वो कहीं च रखा रहेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में एक घटा के आपका आंसर चूज कर लेना। डायरेक्ट 360 में 60 का भाग दो, एक घटा दो। सम आया तो एक घटा दो। लेकिन अगर विषम आया तो थोड़ा सा दिमाग में ठहराव रखो और ये देखो कि हमारे क्वेश्चन में अर्धक वाली कोई बात किया है या नहीं किया है। अगर उसने अर्धक वाली कोई बात किया है तो वही आंसर है, कटकुटा के 360 में थीटा का जो भाग दिए वही आंसर आया। लेकिन उसने असममित की बात कर दिया है, अर्धक पे नहीं है, तो उसमें भी एक घटाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका क्या? समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के रूल्स, ठीक है। जिसमें से एक ये वाला, और इसके पहले जो हमने पढ़े हैं कि दर्पण को थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरणें 2 थीटा कोण से घूम जाती हैं, ये दो। बाकी सरल हैं। दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पे होगी प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनेगा, ये आभासी बनता है, ठीक है। तो ये सामान्य चीजें हैं, बाकी तो नोट कर लें। अब देखने जा रहे हैं हम 12th फिजिक्स के अंतर्गत में जो दर्पण चल रहा था, समतल दर्पण, अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण। नाम से ही लगता है कि दर्पण क्या है? एक ऐसी युक्ति जो अपने पर आपतित होने वाले संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन कर देती है। लेकिन गोलीय दर्पण कहने का मतलब है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोला हो, कोई गोलाकार भाग हो। अब दबा हुआ भी हो सकता है और उभरा भी हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी कुछ डेफिनेशन को सिखाने के लिए मैं इसको बनाना सिखाता हूं पहले। तो बात समझना है, हम क्या देख रहे हैं? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण है मतलब ये किसी गोले से बना है। तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक गेंद है, मान के चलो। गेंद यानी जैसे हवा वाली गेंद होती है ना, पर कांच की है हमारे पास में। कांच, कांच का एक गोला है, अंदर पूरा खोखला है। अब हमने एक आरी ली और उसको ऐसे काटे। बीच से भी काट सकते हो, किनारे से भी काट सकते हो, कैसे भी, लेकिन दो, इधर का बीच से काटेंगे तो कितने टुकड़े हो गए? दो, दो कटोरे बन गए। अब जब दो कटोरे बन गए तो एक को अंदर साइड से काला कर दो और एक को बाहर साइड से काला, ठीक। तो देखें, ये मान लो आपके पास एक गेंद थी, ये सेंटर पॉइंट था आपके पास। अब आप क्या करें, इसको काटे हम, बीचों बीच से भी काट सकते हो, और चाहो तो आप ऐसे भी काटो, इधर थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा, बाकी रहे दो टुकड़े के मतलब नहीं। अभी जो छोटा टुकड़ा आया वो ये आ गया, और ये छोटा टुकड़ा ये आ गया, आ गया। अब कल्पना करो कि ये वाला जो टुकड़ा आया है, ये, इसको मैं अंदर से काला कर दूं और इसको मैं बाहर से काला। तो अब ये वाला पृष्ठ कौन सा कहलाया? परावर्तक पृष्ठ। ये भाग चमकीला होगा ना, और यहां पे ये भाग चमकीला होगा, तो ये कहलाएगा परावर्तक पृष्ठ। ये क्या हुआ? परावर्तक पृष्ठ। लेकिन ये उभरा हुआ है ना, उभरा हुआ है, तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। लेकिन इसका जो गोलाकार भाग है, परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ है, तो धसा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। देखो सारी डेफिनेशन यहां से निकल के आएंगी अब, ठीक। अब इसकी जो परिभाषाएं हैं जो कि प्रतिबिंब की रचना के नियम के लिए लगेगी, वो कौन कौन सी है वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहां पे आएगा वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र। तो अब कल्पना करो कि जब ये आपने दर्पण नहीं बनाए थे, ये दर्पण गोला था, गोले का यहां पे ये क्या है, केंद्र है। उस गोले का केंद्र यानी जिस गोले से दर्पण को काट के बनाया गया है, उस गोले का केंद्र ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र है। कैसे लाओगे भाई? मान लो ये गोला जो है ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का था। कितने का था? तो काटने के बाद ये जो दर्पण है इसका कौन सा पॉइंट ले लूं मैं? सेंटर। और सेंटर से कितनी दूर आ जाऊं मैं? और यहां कल्पना करूं कि एक बिंदु है, काल्पनिक बिंदु, आपको दिखेगा थोड़ी ना वो, पर उससे 5 cm, तो ये कहलाता है वक्रता केंद्र। यानी वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र है जिस गोले से काट करके गोली दर्पण को बनाया गया। ठीक है, ये हो गया वक्रता केंद्र। चलो, वक्रता केंद्र होने के बाद फिर एक परिभाषा आती है, वो है वक्रता त्रिज्या। ठीक, और उससे पहले एक और पॉइंट मैं बता दूं यहां पे, ध्रुव। ये जो गोलीय दर्पण है ना, ये इसका जो सेंटर पॉइंट होगा ना, वो कहलाएगा ध्रुव P। गोलीय दर्पण का कौन सा पॉइंट है? वो सेंटर पॉइंट है। अच्छा, वक्रता त्रिज्या जैसे आपने केंद्र की परिभाषा दी है वैसी वक्रता। भाई ये त्रिज्या मान लो यहां कितनी थी? 5 cm। उस गोले से काट के बनाया गया तो त्रिज्या कितनी हुई? 5 cm। तो वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या है जिससे काट करके गोली दर्पण को बनाया गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वास्तव में P और ये C है, PC की दूरी मानी जाएगी क्या? बात तो वही होगी। वक्रता त्रिज्या जो R है वो होगा क्या? CP या PC बोलो, PC। वक्रता त्रिज्या R से रिप्रेजेंट करूंगा और दर्शाएंगे किससे? PC। और सारी दूरियां P से मापी जाएंगी, ध्यान रखना कुछ भी हो। क्लियर है ये? ध्रुव क्लियर? क्या है ये? गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या भी क्लियर है। ठीक है, इतने पॉइंट्स। अब यहां थोड़ा मैं बड़े लेवल पे बना रहा हूं इसको इस तरीके से। ये हो गया आपके पास P, ये मान के चलें कि C है, और यहां से ये जो चौड़ाई है ना AB, यानी गोली दर्पण का मुंह बोलना चाहिए, जहां से प्रकाश एंट्री करेगा, आपतित होगा। ये उस मुंह की जो चौड़ाई, यानी कि गोली दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। ये क्या है? द्वारक। द्वारक ये क्या है? AB। ये क्या है? गोली दर्पण की चौड़ाई है। ठीक है, गोली दर्पण की चौड़ाई है। अब बात आती है, यहां पर एक पॉइंट आएगा जिसको हम कहेंगे फोकस। ठीक है, ये फोकस F क्या? तो हम एक काम करेंगे, एक प्रकाश किरण को, अच्छा इसके पहले वो देख लेते हैं अक्ष अपन। फोकस से पहले भी क्या देख लें? चलो यहां लिख देते ऊपर नीचे, समझ जाना कि हमने अक्ष को पहले। अक्ष है यहां पे PC। अब बोलोगे सर PC तो वक्रता त्रिज्या थी, तो बात को अब समझ लो थोड़ा सा। P और C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, और P और C से होकर गुजरने वाली रेखा। ठीक, तो यहां लिखेंगे P व C से होकर गुजरने वाली रेखा, वो कहलाती है उसका अक्ष कहलाती। क्लियर ये बात? और फिक्स उसके बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। अब हम एक प्रकाश किरण को इसके समांतर आपतित करते हैं। किसके समांतर? अक्ष के समांतर आपतित कर रहे हैं एक प्रकाश किरण को, और वो परावर्तन के पश्चात, अब देखो ये CP, ये ना यहां जहां भी होगा मान लो ये M, ये L मान लो, ये अभिलंब का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? अभिलंब का काम इसीलिए करेगा कि अगर आप यहां एक स्पर्श रेखा की कल्पना करो,
तो आपने 9th 10th में थ्योरम पढ़ा है कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, तो ये 90 का बनाएगी, मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, अभिलंब की तरह। तो ये आपतन कोण हो गया, तो यहीं से ये किरण ऐसे जाएगी, तो ये वाला कोण कौन सा हो गया, ये आपतन, और ये, और परावर्तित होकर के जिस बिंदु से जाएगा उसी बिंदु को कहते हैं, यानी अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु कहलाता है फोकस। यहां कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। अब लेकिन बात आती है, मैंने यहां रख दिया वस्तु, वस्तु कहां रख दिया, अब प्रकाश किरण ऐसे वहीं आई टकरा के, तो तकलीफ बढ़ गई अपनी। समांतर आ रही थी तो कहां से गुजर रहा था, लेकिन जब ऐसे आड़ी तिरछी आएगी तो भी फोकस से तो नहीं, लेकिन फोकस तल से गुजरेगा, मतलब उस फोकस से नहीं जाएगा, लेकिन फोकस के अगर ऊपर से आ रही तो उसी फोकस के ठीक नीचे, और नीचे से आ रही तो ठीक, तो यहां से जब गुजरेगा ना वो ऐसे, तो ये देखो ये यहां से गुजरेगा, यानी उसी के ठीक नीचे ये बिंदु आया, तो ये वाला जो भाग आया ये कहलाता है फोकस तल। फोकस तल, कोई कंफ्यूजन, ध्रुव क्लियर है। गोली दर्पण का मध्य बिंदु, वक्रता केंद्र क्या है, जिस गोले से काटकर गोली दर्पण को बनाया गया उसका केंद्र, वक्र त्रिज्या, जिस गोले से काटकर गोली दर्पण को बनाया गया उसकी त्रिज्या, या ये कह लो कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, और ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा द्वारक, गोली दर्पण की चौड़ाई, फोकस। कोई प्रकाश किरण गोली दर्पण में जब अक्ष के समांतर आपतित होता है, परावर्तन के पश्चात अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगा वो, और अगर वो समांतर नहीं आएगा तो फोकस तल। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बिल्कुल, तो आप यहां तक देखें, फिर देखते हैं हम प्रतिबिंब के रचना के नियम। अब देखते हैं कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, है ना। देखो कई बार होता है कि स्टूडेंट ना रट्टा मार रहा है, जरूरत ही नहीं, आप देखें ना जिस सिस्टम से हम चलेंगे कोई जरूरत ही नहीं। आप ये जानते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कोई वस्तु है उससे ढेर सारी किरणें निकलेंगी और वो जाके दर्पण पे पहले आपतित होंगी, और आपतित होने के पश्चात परावर्तन, और परावर्तन के पश्चात वो एक दूसरे से मिलेंगी, और मिलने से जो बिंदु आएगा वहां बनेगा उसका प्रतिबिंब। अब ऐसे तो हजारों किरणें निकलेंगी, पर प्रतिबिंब की रचना के नियम के लिए मात्र 2 ही किरण सफिशिएंट होती है। तो 2 किरण, आप ये पता रखना है आपको, एक बात पहले समझ ले बात को, जो प्रकाश किरण समांतर आती है वो कहां से जाती है, वो हाँ अक्ष को फोकस बोलो अब उसको, है ना, और जिसको मैं फोकस से गुजार दूंगा वो क्या हो जाएगी, वो समांतर हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे का जस्ट अपोजिट, समांतर आ रही थी तो फोकस से गुजरी, और फोकस से गुजारूंगा तो समांतर हो जाएगी, एक बात। और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी वो वहीं से वापस, क्योंकि वक्रता केंद्र से गुजरी मतलब स्पर्श रेखा त्रिज्या की दिशा में जा रही हो, त्रिज्या सामने क्या होगी जाके, लंब होगी, यानी अभिलंब के ऊपर से जा रही, तो जो वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगी उसी दिशा में वापस, जो समांतर जाएगी वो फोकस से, और जो फोकस से जाएगी वो, बस इतनी सी बात पता रख लो। और देखो प्रतिबिंब की रचना कैसे होती है, अब मैं यहां बताता हूं स्टेप टू स्टेप सारी चीजें। पहले यहां एक ब्लॉक बना लेता हूं, U मतलब वस्तु कहां है, V मतलब और उसकी प्रवृत्ति या प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की। चलो अब वस्तु को मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं एक दर्पण लेके चलूं, ये दर्पण MPN एक दर्पण है, C उसका वक्रता केंद्र है, F उसकी फोकस दूरी। अब वस्तु को मैं लेके चलता हूं पहले अनंत में, तो अनंत से 2 कंडीशन है, सबसे पहले अनंत से कैसी आई और समांतर आई तो कहां से गुजरेगी, अगर अनंत में है तो कहां पर, और बिल्कुल छोटा सा मतलब बिंदु के समान बना, ठीक। अब यही मैं दूसरी शर्त कर देता हूं कि ऐसे
तिरछी आई, ऐसे चली तो डैश 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 डैश, कहां पे आएगा? फोकस तल पर। अनंत से कैसी आ रही थी लेकिन अभी यहां ये अनंत से थी समांतर, अब अनंत से यह पर असमांतर, तो कहां बनती है यहां पे? एफ तल पर। ठीक, अपेक्षाकृत बड़ी, अपेक्षाकृत इससे क्या बड़ी। क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अब मैं वस्तु को लाके रखूंगा यहां पर, यानी सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहां पे कौन सी कंडीशन हो गई? यहां पे फर्स्ट प्लस सेकंड कंडीशन। अब मैं लेके चलता हूं थर्ड कंडीशन। फिर एक दर्पण बनाया जाए, एम पी एन, ये हो गया आपके पास सी, ये हो गया। एक बात ध्यान रखना, जब हालांकि आपको ऐसा तो पढ़ना है नहीं, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, पर डायग्राम बनाना सही है तो एफ को बीच में रखना, ये ध्यान रखना। ये एफ को सी और पी के कहां पे रखेंगे आप? बीच में रखेंगे। अब यहां वस्तु को रख दिया मैंने, कहां? ये ए बी, सॉरी यहां रख देता हूं मैं, अनंत और सी के बीच में, ये ए बी। यानी तीसरी कंडीशन मैंने रखा अनंत और सी के। क्या होता है देखो, आप जबरदस्ती कुछ भी गलत नहीं होगा, नियम से चलोगे तो यहां से एक प्रकाश किरण कैसे ले जाओ और एक कहां से ले जाओगे आप? वक्रता केंद्र से। ये जा रही है और ये भी गई। अब ये जो समांतर गई वो कहां से आएगी? और जो यहां से गई है वो नहीं, जो वक्रता केंद्र से गई है वो वक्रता केंद्र से ही वापस, क्योंकि यहां स्पर्श रेखा की कल्पना करूं तो ये 90 होगा, 90 यानी अभिलंब होगा, और अभिलंब की दिशा में गई है तो उसी दिशा में वापस। देखो ये दो, ये वापस आ रही है, वापस हो रही है, और ये भी अब वापस होते समय मिलेंगी, तो एक कटान बिंदु आ गया और इसका प्रतिबिंब हो गया ए डैश, वस्तु से छोटा बना। तो क्या बना, कहां बना? पहली बात तो देखो सी और एफ के बीच में, देखो सी और एफ के वस्तु से छोटा, और क्या बना? और उल्टा है, मतलब वो कोई भी उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। क्लियर हो गई बात? चलो, अब चौथी कंडीशन, मैं वस्तु को लाके कहां पे रख दूं? सी पे। तो सी पे रखने पे कहां बनता है? सी पर ही। बना के बताऊं या बात क्लियर है आप लोगों को? हाँ, पूरा पैसा वसूल करोगे, समझ रहा हूं मैं, वसूली अभियान चालू है, पूरा पैसा वसूल होगा। वस्तु कहां पे हो, मतलब यू कहां पे होना चाहिए? सी के बराबर। सी का मतलब वस्तु की दूरी आर पे, एम पी एन। इसमें थोड़ा सा नाप बिल्कुल सही हो आपकी, ताकि गलती होने की गुंजाइश। लो, वस्तु को कहाँ रखा मैंने? ए बी पर। एक प्रकाश किरण और एक प्रकाश कहाँ से गुजरेगी? ठीक, एक समांतर जा रही है और एक जो समांतर गई है वो फोकस से जाएगी, और जो फोकस से जा रही है वो, तो देखो जो यहां से गई वो फोकस से गुजर रही, और जो ऐसे गुजरी वो क्या हो जाएगी? तो यहां बन गया ए डैश और ये बन गया। तो जब कहां पे थी वस्तु, तो बना कहां पे? वस्तु कैसे बना? आकार उसका बराबर उल्टा वास्तव। कोई कंफ्यूजन? तो ये हो गया चौथी कंडीशन। अब कंडीशन नंबर हम यहां लाते हैं, कौन सी? पांचवी। अब सी पे रखा था मैंने, है ना? अब सी और एफ के, अच्छा एक बात है, जस्ट अपोजिट सारी कंडीशन होती है। अगर सी के बाहर रखे थे तो सी के अंदर बना, और जब सी के अंदर रखोगे सी के बाहर। तो एंड कर दूं कि बता दूं? मैं समझ गया हूं, वो वसूली है तो सवाल ही नहीं उठता। फीस ऐसी थोड़ी दे रहे बने, वैसे बोलना मोबाइल के लिए फीस दी है। अब हमारी ये फिफ्थ कंडीशन ये है कि हम वस्तु कहाँ रख रहे हैं? सी के अंदर, यानी सी और एफ के बीच में। तो ध्यान रखें कि भाई हम यहाँ मान लो सी बनाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं एफ।
ठीक है। अब वस्तु को हमने रखा है फिफ्थ कंडीशन सी और एफ के बीच में, ए बी, ये समांतर गई और ये कहां से गई? जो समांतर गई है वो कहां से गुजरेगी, और जो फोकस से गई है वो क्या हो जाएगी? तो ये हो गया आपके ए डेज। अब देखो वस्तु सी और एफ पे थी, बना कहां? सी और अनंत के बीच में। तो बना कहां पे? सी और अनंत के। वस्तु छोटी थी लेकिन प्रतिबिंब कैसा बना? बड़ा बन गया। लेकिन उल्टा अभी भी है, बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक है। क्लियर? अब बात आती है, अब कहां रख दूं मैं? छठवीं कंडीशन फोकस पे। तो आप जानते हो फोकस पे जाएगी तो समांतर, अनंत पे यानी अनंत में था तो फोकस पे, और अगर फोकस पे होगा तो बहुत बड़ा, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वास्तविक कहलाएगा। अब वो कंडीशन जो धोखा देगी, एफ के भी अंदर कर देते हैं हम, एफ और पी के बीच में। अब ये छठवीं कंडीशन हो चुकी। सातवीं देखो कहां रख रहा हूं मैं? एफ व पी के मध्य, सातवीं कंडीशन एफ और पी के। तो सातवीं कंडीशन हो जाएगी यहां। क्लियर है? देखें बहुत मजा आएगा। एम पी एन, ये हो गया आपके पास सी, और ये हो गया आपके पास में। वस्तु रखा मैंने यहां, ठीक है। अब देखो कि ये ए है और ये क्या है? एक प्रकाश किरण समांतर गई, समझने का प्रयास करना, एक प्रकाश किरण। अब समांतर जाने वाली तो कहां से गुजर गई? अब दूसरी किरण का क्या करेंगे? अब दूसरी किरण का ये करेंगे कि गौर से देखो, ये यहां से देख रहे हैं इसको, ऐसे इसको मिलाओ, सी, सी से अभिलंब होगा। यहां से डार्क लाइन में एक प्रकाश किरण गई, ठीक, वो कहां गई? टकराई, ठीक, टकरा जब वापस आई तो यहां रुकेगी क्या? वो पूरा यहां से निकल जाएगी। भाई यहां से गई, टकराई, और फिर वो कहां जाएगी? जैसे मैं मान लो इतने सामने हूं मैं, और यहां एक दर्पण है, मेरे से कोई कहेगा टकराई, तो टकरा के फिर अपना निकल जाएगी उधर जहां जाना होगा। लेकिन मैं सीधे में रहता तो जैसे जाती वो ऐसी। तो अब यहां देखो ये चीज, तो अब ये काटेगा ही नहीं कभी एक दूसरे को, तो फैलते जा रहा है। देखो ये तो फैलते जा रहा है ना, तो कभी काटेगा क्या? मतलब प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और दर्पण के पीछे क्या करना है? अब देखो यहां को डैश डैश करके पीछे बढ़ा, ऐसे डैश डैश, ये बन गया प्रतिबिंब। लेकिन दर्पण के पीछे कहां भागेगी प्रकाश किरण? नहीं भागेगी। इसका मतलब ये आभासी बनता है। देखो वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब भी सीधा बना ना, यानी एफ और पी के बीच है तो कहां बना? दर्पण के पीछे। तब कहां बना? दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा और सीधा, और सीधा है मतलब यह है कि वो आभासी है। ठीक है, तो ये जो इतनी देर लेक्चर चलता है इसका सारांश जो है वो मुझे बनी याद हो जाना चाहिए। बोले अनंत में है तो दो कंडीशन, समांतर आ रहा है अक्ष के तो फोकस पर, नहीं आ रहा है तो फोकस तल पर। अब सी और एफ के बीच, सी को सेंटर मानो, सी के बाहर रखोगे तो सी के अंदर बनेगा, और बड़ा है तो छोटा, और छोटा है तो। इतना ध्यान रखना, दर्पण के जितने सामने कोई वस्तु होगी प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा। ठीक, सी पे है तो सी, सी और एफ के बीच है तो सी के बाहर भाग गया, सी और अनंत के बीच। एफ पर है तो अनंत, एफ और पी के बीच है तो दर्पण के पीछे, और कैसा? बड़ा है, सीधा है, आभासी। एक ही कंडीशन तो है आभासी की मात्र, बाकी सब में तो वास्तविक और उल्टा है। क्लियर है ये? तो इसका जो ये जो समरी है, ये समरी हमको बननी चाहिए और इससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना? देखिए अब देखते हैं कि दर्पण से संबंधित कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे कि
दर्पण है आपके पास में, मान लो ये एम पी एन, ये है मान ले सी एफ, यहां कोई एक वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु ए बी है, प्रकाश किरण समांतर गई, फोकस से गई, सी से जा रही है और वहीं से वापस लौटी, और ये वस्तु बना ए डेज। तो सुने बात को जो हम बताना चाहते हैं। पी यहां पे क्या है बताएं, ध्रुव है। एफ क्या है, फोकस बिंदु। सी वक्रता केंद्र। ठीक, ये सारी दूरियां पी से ही मापी जाती हैं, और गणित के हिसाब से जैसे कि यहाँ पे मान लो ओ रहता है, तो यहाँ क्या होता है 1 2 3, और यहाँ होता है -1, और ऊपर में होता है +1 और नीचे -1, यानी ये वाला पार्ट होता है प्लस में और ये पार्ट होता है इसके जस्ट अपोजिट लेफ्ट में, और ये लेफ्ट। तो आप जब भी कोई दूरी मापें तो ध्यान रखना P जो है उसको मान के चलो कि ये O है। अब बताओ कि O के लेफ्ट में कोई चीज है तो क्या मानोगे आप, इसका मतलब ये एक वस्तु है, तो वस्तु की दूरी हमेशा कहां से मापूंगा मैं, मान लो PB, तो वस्तु की दूरी कितनी है, पर उसको मानते समय क्या मानूंगा मैं, ठीक, ये जो है प्रतिबिंब है यहां से यहां तक का, ये ठीक है, ये प्रतिबिंब है, तो पी बी डेस क्या मानूंगा मैं, लेकिन लेफ्ट में होने की वजह से जब कभी जरूरत पड़ गई मुझे पीएफ की, पीएफ, तो क्या मानूंगा -f, क्योंकि ये दूरी क्या मानी जाएगी, स्मॉल f, लेफ्ट होने की वजह से -f। ठीक है, अच्छा, C से लेके अगर दूरी मापना है मुझे तो PC तो होती है R, और ये, और आपको पता है कि F जो होगा वो R का क्या होता है, आधा, यानी इसके सेंटर में कहा था ना मैंने F को मानना, और प्रूफ भी है, लेकिन कंपटीशन एग्जामिनेशन प्रूफ करके हम करेंगे क्या। ठीक, ये बात क्लियर है, ये बात पॉइंट क्लियर। अब ध्यान रखना यहां पर ये जो है ये इसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई होती है O, ये जो प्रतिबिंब है ये इसकी लंबाई होती है I, लेकिन ऊपर होने की वजह से क्या है ये, और ये नीचे होने की वजह से, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, और ये है प्रतिबिंब की लंबाई। कोई दिक्कत, तो जब हम कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं तब इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब एक होता है दर्पण सूत्र, दर्पण, गोलीय दर्पण के दर्पण सूत्र। तो किसी गोलीय दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु, दर्पण से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध बताने वाला सूत्र कहलाता है, और वो आप जानते हैं होता है 1/f = 1/, ये। अब गणित के हिसाब से एफ यू वी कितनी राशि अज्ञात है, आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है न्यूमेरिकल, 3 में से कोई 2 राशि दी रहेगी और एफ ज्ञात करना। अगर आपसे कह ले गोलीय दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो बताइए कि फोकस दूरी कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, 1/f = वस्तु की दूरी कितनी, लेकिन गोली दर्पण में है तो क्या आएगा माइनस, और प्रतिबिंब कहां बन रहा है माइनस। अब इसका आप कैलकुलेशन कर लेंगे और जो कैलकुलेशन आएगा उससे किसकी वैल्यू आएगी, एफ की, करके बताना पड़ेगा, क्लियर हो जाएगी, पक्का ना। मैथ्स वाली तो खुश हो रही, बोले अब अपना भी बारी है, मतलब कहीं बायो कम तो बोले मैथ्स की हमारी भी बारी है।